हेलो क्रशर्स, वेलकम टू क्रैश अप। आज हमारा तैयारी का डे 32 नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो इसमें होता क्या है, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा फ्लक्स क्या होता है। किसी भी एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है वही हमारे पास फ्लक्स हो जाता है। फिर हम देखेंगे हमारे फैराडेज लॉ एंड लेंजेस लॉ कि भाई जब फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है किस तरीके से कि वो फ्लक्स में चेंज ना हो। तो इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास मोशन के कारण किस तरीके से ईएमएफ की वैल्यू आती है। ईएमएफ देखेंगे, मोशनल ईएमएफ। उसके बाद आ जाता है भाई हमारे पास अगर एक कॉइल है तो उसमें करंट पास करते हैं तो उसके कारण उसका खुद का कुछ फ्लक्स चेंज हो जाता है, तो फिर वो उसको रेजिस्ट करती है कि मैं नहीं होने दूंगी तो अपने अंदर फ्लक्स चेंज। उसे बोला जाता है कि ये है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस के बाद छोटा सा टॉपिक म्यूचुअल इंडक्टेंस। सारी की सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम देख लेने वाले हैं। यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे अच्छे ग्राफिक्स के साथ में हम विजुलाइज करेंगे और जितने भी तरह के पीवाईक्यूज पूछे गए हैं अभी तक सारे के सारे इसी में इंक्लूडेड हैं। तो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस भी हो जाने वाली है। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी एरिया है उसमें से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो हम बोलते हैं इस एरिया में कुछ फ्लक्स है। ठीक, इसको देखा कैसे जाए? मान लो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस बने हुए हैं यानी इनटू द प्लेन जा रहा है। अगर आपके लिए बात करूँ तो उस दिशा में जाता हुआ अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो आपको ऐसा एक्स यहाँ स्क्रीन पर मैं बना करके बताऊंगा, वही यहाँ पे बना हुआ है। अब अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से एरिया है, लेट्स से ये मेरे पास आ गया एक एरिया। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। पहली बात तो इसको बी लगा दो, बी यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं। ऑलराइट, इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो जाती है इंटीग्रल बी डॉट डी ए। इसका मतलब क्या हो गया? छोटे छोटे यहाँ पे आप एरिया कंसिडर करो, छोटे छोटे एरिया को डी ए बोलेंगे और मैग्नेटिक फील्ड और उस डी ए दोनों वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट कर लेना। ठीक, और यहाँ से अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, मान लो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बराबर है। जैसे यहाँ पे भी अगर 5 टेस्ला है तो यहाँ पे भी 5 टेस्ला है, यहाँ पे भी 5 टेस्ला है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सब जगह यूनिफॉर्म है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाएगी मेरे पास वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। इस तरीके से ये कब हो गया जब हमारे बी इज इक्वल टू यूनिफॉर्म, ऐसे लिख देते हैं। ऑलराइट, और जैसे ही मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी इसी को मैं लिख सकता हूँ। देखो कोई भी दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिल जाता है बी ए, हम लगा देते हैं यहाँ पर कॉस थीटा। अब यहाँ पर बात आती है, देखो इस पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे जा सकते हैं। कैसे कि अगर मान लो मेरे पास ये एरिया है तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर वाले को हम लेते हैं, है ना। अगर ये मेरे पास एरिया है तो एरिया वेक्टर ये हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी समझो, अगर मान लो मेरे पास इस दिशा में आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी तभी इसको क्रॉस करेंगी। तो यहाँ पे देखो फील्ड लाइंस और ये वेक्टर दोनों का सेम एंगल है। वहीं अगर मैं इस तरीके से परपेंडिकुलर कर दूं इसको तो अब देखो फील्ड लाइंस जा तो यहाँ से रही हैं, उस एरिया को क्रॉस करके नहीं जा रही हैं, वो उसके पैरेलली साइड से निकल गई, कोई भी इसको क्रॉस करके नहीं जाएगी। तो ऐसे में इनका डॉट प्रोडक्ट भी जीरो आता है। क्यों आता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन उधर है, एरिया का वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ जाता है, हमारे पास cos 90 की वैल्यू हो जाती है जीरो। इस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब ये जो चीज़ आती है हमारे पास, ये आती है एक स्केलर क्वांटिटी है। ऑलराइट, इसकी यूनिट एक नई बना दी गई है, वेबर। ओके, अब एक बात बताओ, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड तो होता था भाई टेस्ला और हमारे पास एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। तो यस, टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही आप वेबर भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ से उल्टा कर देते हैं, यहाँ से हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है टेस्ला, उसको कई बार ऐसा भी लिख दिया जाता है वेबर पर स्क्वायर मीटर। आपने ये चीज़ कई बार पढ़ी होगी, सोचते होगे ये मैग्नेटिक फील्ड की नई यूनिट कहाँ से आ गई? भाई वो यहाँ से आई है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, देखो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हम फ्लक्स की वैल्यू देखते थे और हम क्या लिख देते थे? कोई भी हमारे पास क्लोज इस तरीके से बॉडी है उससे जो टोटल फ्लक्स बाहर निकलता था हम क्या बोलते थे? टोटल फ्लक्स की जो वैल्यू होती थी वो हो जाती थी हमारे पास चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे भी वैसा ही हो सकता था, बस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हमारे पास ऐसा कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता ना मैग्नेटिक चार्ज की वहाँ से फील्ड लाइंस निकल रही थी, ऐसा होता नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। तो अगर मेरे पास कोई इस तरीके से 3 डायमेंशनल बॉडी है ना, 3D बॉडी है, मान लो दिस इज़ अ 3D बॉडी। ऑलराइट, और ये क्लोज्ड है मतलब पूरी की पूरी कवर हो रखी है।
तो जितनी भी यहाँ से फील्ड लाइंस जाएंगी, मान लो ये मेरे पास फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हैं, ठीक, तो जितनी अंदर आएंगी उनको बाहर आना ही पड़ेगा, और इसीलिए यहाँ से मुझे पता चलता है फाई बी की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी फॉर 3D बॉडी क्लोज सर्फेसेस। इस तरीके से हम लिख देते हैं। तो कई बार इस चीज़ पे बेस भी डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हमेशा 0 होगी। अब यहाँ पर एक और बात बताओ, हमारे पास अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो यहाँ पर तो हमारे पास इस तरीके से प्लेन ऑब्जेक्ट है, ये 3 डायमेंशनल बॉडी तो नहीं है, मतलब प्लेन मानो है, एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल। यहाँ से अगर हमारे पास इस तरीके से मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसके एरिया की वैल्यू ए है, और ये मेरे पास एक लूप है, बेसिकली हमने इस तरीके का लूप बना रखा है, तो यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी रहती है? अगर सब कुछ परपेंडिकुलर रहा तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है b इंटू ए। मैं बात करूँ, मैंने यहाँ पर इस तरीके से n नंबर ऑफ लूप्स लगा दिए। कितने लूप्स लगा दिए? n। वायर का ही तो वो लूप है, 2 बार घुमा दो, 4 बार घुमा दो। तो यहाँ पर हमारे पास इस केस में जो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी, देखो उसको भी लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स n मल्टीप्लाइड बाई एरिया जो भी है इस लूप का, जो भी एरिया होगा, मल्टीप्लाइड बाई वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें परपेंडिकुलर है ना, एरिया एंड बी आर परपेंडिकुलर। इस चीज़ को भी लिख लेते हैं, इफ़ एरिया इज परपेंडिकुलर टू बी, ऐसा लिख देता हूँ मैं इसको। इफ़ लगा देता हूँ यहाँ पे, इफ़ एरिया परपेंडिकुलर टू बी है तो। A circular disc of radius 0.2 meter is placed in a uniform magnetic field of induction इतना वेबर पर स्क्वायर मीटर। देखो टेस्ला की जगह अब की बार वेबर पर स्क्वायर मीटर दिया है। इन सच ए वे दैट इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद बी। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द डिस्क इज। बहुत ही अच्छा सा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व करते हैं कैसे? सबसे पहले तो ज्योमेट्री बना लेते हैं। वैसे आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करके आंसर निकाल चुके होगे अब तक, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, फिर हमसे बोला गया कि कॉइल है जिसका एरिया इससे एंगल नहीं बना रहा है, एरिया वेक्टर है ना, इस तरीके से। ये मान लो हमारे पास इस तरीके से एरिया वेक्टर है, दिस एरिया वेक्टर, इसने बना रखा है एंगल 60 डिग्री। करेक्ट। कई बार ऐसे क्वेश्चन बोला जा सकता है कि इसका जो प्लेन है, इसके प्लेन ने एंगल बना रखा है 60 डिग्री, तो हमें एक्चुअली हमेशा ये वाला एंगल देखना पड़ेगा जो एरिया वेक्टर का एंगल होता है। यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, फ्लक्स इज इक्वल टू एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पे कोई नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, तो एरिया इंटू बी इंटू कॉस ऑफ 60 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और यह आ जाता है, एरिया की वैल्यू लिखो जल्दी से, पाई इंटू 0.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/पाई, इस तरीके से मल्टीप्लाइड बाई कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। पाई से पाई कैंसिल हो जाती है, हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाती है 0.02 वेबर एंड ए बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सिंपल सा सवाल था। इसी को सॉल्व करने की एक और अप्रोच हो सकती है। क्या अप्रोच हो सकती है? देखो भाई, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से था, सॉरी ये वाला है मैग्नेटिक फील्ड, इसके मैं 2 कंपोनेंट कर लूँ इस तरीके से, है ना। तो मैं इसको लिखूंगा भाई, हमारे पास एक तो ये वाला आ जाता है, B1 बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ भाई ये है मेरे पास B2। इसके कारण कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, हमारे पास जो भी फ्लक्स होने वाला है इसके कारण होगा, है ना। ये जो B2 है इसके कारण कोई भी फ्लक्स नहीं होगा इस एरिया में से, सिर्फ इस वाले के कारण होने वाला है। और ये जो B1 की वैल्यू है, इसको भी आप लिख सकते हो, B1 की वैल्यू कितनी है, B cos 60, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहाँ से भी मेरे पास फ्लक्स की जो वैल्यू हो जाती है वो AB1 आ जाएगी इस तरीके से, और उसकी वैल्यू हो जाती है AB cos ऑफ 60। अगेन आप देखोगे आपको सेम आंसर यहाँ पे भी मिल जाएगा। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हमारे पास 2 लॉज हैं। देखो, पहला है फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ में क्या बोला गया कि हमारे पास जब भी फ्लक्स चेंज होता है, समय के साथ ही चेंज होगा फ्लक्स, तो ईएमएफ की वैल्यू इंड्यूस हो जाती है, कुछ वहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाता है। अब वहाँ पे ऐसा फोर्स आता है जो चार्ज को फ्लो करा सकता है, ठीक है। उन्होंने ये भी बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो d∅/dt, यानी कि जो फ्लक्स के चेंज होने की रेट है उसके प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा जल्दी से फ्लक्स चेंज करोगे तो ज़्यादा ईएमएफ आएगा, ठीक। ये था फैराडेज लॉ।
लेंसेज लॉ में हमें पता चलता है कि EMF की जो ये प्रोपोर्शनैलिटी है वो एक्चुअली -1 है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है कि अगर आप फ्लक्स की वैल्यू कम करने की कोशिश करोगे तो EMF उसके ऑपोजिट होगा, है ना, उसको अपोज करेगा। किस चीज़ को अपोज करेगा ये चीज़ समझते हैं। पहली चीज़ देखो, मान लो मेरे पास इस तरीके से एक लूप बना दिया मैंने, ऑलराइट। ये मेरे पास एक लूप है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड था, इसमें से अंदर से इस तरीके से जा रहा है, ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं बोलूँ कि समय के साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो हमारे फ्लक्स के साथ क्या होगा। देखो, फ्लक्स यहाँ पर है क्या, अगर इस लूप का हमारे पास कुछ एरिया है ए, तो मैं बोलूँगा भाई मेरे पास जो फ्लक्स की वैल्यू थी वो थी बी टाइम्स ए। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाता हूँ समय के साथ साथ, मान लो मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला से 2 टेस्ला, 3 टेस्ला, 4 टेस्ला, 5 टेस्ला बढ़ाता जा रहा हूँ, तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पर EMF जो आएगा, EMF की वैल्यू आती है -d/φ/dt। इसका मतलब ये जो फ्लक्स बढ़ रहा है उसको अपोज करने की कोशिश करेगी। अब इसको अपोज कैसे करेगी, तो देखो यहाँ पर इस तरीके से EMF आ जाएगा कि इसमें EMF आएगा तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज आ गया, बेसिकली वोल्टेज आ गया तो अब यहाँ पर कुछ करंट फ्लो होगा। करंट इस तरीके से फ्लो होगा। अब देखो, एक लूप में अगर करंट होता है तो उसके कारण खुद का कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। यहाँ पे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आएगा कि यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बराबर रखने की वो कोशिश करना चाहेगा। ओके, अगर मेरे पास ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है जो बढ़ता ही चला जा रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके से करंट होगा कि उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होना चाहिए, तभी तो ये बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को वो अपोज करेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। अब नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो करंट किस लूप में होगा, देखो ऐसे घुमाओ, है ना, ऐसे घूमता हुआ कुछ, राइट हैंड का इस्तेमाल करना पहली बार, ऐसे घूमता हुआ कुछ करंट आएगा। तो मुझे यहाँ पे पता चल जाता है भाई करंट की वैल्यू इस दिशा में आई, इस दिशा में आई, इस तरीके से इंड्यूस होना चाहिए। हमारे पास जो करंट आएगा इस तरीके से आना चाहिए, इंडक्शन के कारण ऐसा करंट आएगा। तो यही है, एट द डायरेक्शन ऑफ एनी मैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट इज टू अपोज द कॉज ऑफ द इफेक्ट। तो जो उसको कॉज कर रहा है, यहाँ पर कोई ना कोई तो बढ़ा रहा होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को, उसको अपोज करने के लिए ही सारी की सारी चीज़ें होती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। कहाँ से आता है, ये आता है एनर्जी कंजर्वेशन से। तो कई बार तो यही चीज़ पूछ ली जाती है कि बताओ ये लेंसेज लॉ का रूट कॉज क्या है, तो वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत ही सिंपल सी ये चीज़ है, इसको बहुत बार अभी हम देखने वाले। पहले इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके के पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पे हमारे पास एक लूप है, वही जो एग्जांपल अभी देखा था उसको दोबारा देख रहे हैं। यहाँ पे मैं 2 केसेस बनाऊंगा। केस वन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पर इसका कुछ रेडियस है, यहाँ पर हमारे पास इसका कुछ एरिया होगा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनटू द प्लेन है, इस तरीके से ना, बी की वैल्यू इनटू द प्लेन है और वो बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर करंट किस तरीके से होगा, तो देखो इसका मतलब हमारे पास जो इंड्यूस्ड EMF के कारण होगा, है ना, EMF विल ट्राई कि करंट इस तरीके से हो कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अब आउट ऑफ द प्लेन आना चाहिए। इनटू द प्लेन वाली वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो हमारे पास करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन लाने की कोशिश करेगा। तो EMFs के कारण आता है हमारे पास करंट। करंट इस तरीके से आएगा कि हमारे पास B ड्यू टू करंट विल बी आउट, ऑपोजिट लिख देता हूँ, है ना, मैं ऑपोजिट टू B, और इसको मैं B ड्यू टू I ही लिख देता हूँ, B ड्यू टू I विल बी ऑपोजिट टू B। ठीक, तो बताओ कैसा होगा। बाहर की तरफ हमारे पास आना चाहिए B ड्यू टू I, तो उसके लिए यहाँ पर करंट इस तरीके से होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखो हमारे पास I की वैल्यू इस तरीके से आएगी। अगर I ऐसे होगा तो हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे बाहर की तरफ आ जाता है, क्या आता है, B इंड्यूस्ड, दिस विल बी B इंड्यूस्ड। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, BI ही इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप इसको ऐसे ट्राई करके देख सकते हो, है ना। ऐसे घूमेगा तभी बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। हमने लगाया था बाहर से, जो अंदर की तरफ जा रहा था वो बढ़ता जा रहा था, उसने बोला मैं बाहर की तरफ लगा देता हूँ, तो थोड़ा उसको वो अपोज करने की कोशिश करता है। सेम चीज़ है इसमें, आप देख लो केस टू हमने B की वैल्यू को कम करना शुरू कर दिया। B की वैल्यू को कम कर रहे हैं तो ये जो लूप में इस तरीके से EMF आएगा, बोलेगा अरे रे मेरे अंदर फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स क्यों कम कर रहे हो, तो वो इस तरीके से करंट आएगा कि वो चाहेगा कि फ्लक्स की वैल्यू कम ना हो।
फ्लक्स की वैल्यू कम कैसे नहीं होगी? तो इस केस में हमारे पास अंदर की तरफ ही, सॉरी ऐसे दिखाएंगे ना, अंदर की तरफ इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए। इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड कब आएगा? जब देखो करंट इस दिशा में करंट होगा तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास जो करंट की वैल्यू आती है वो इस तरीके से आती है ताकि अंदर की तरफ आ जाए हमारे पास बी इंड्यूस्ड। तो ये हमारे पास करंट का डायरेक्शन हो गया। आप देखोगे दोनों में ही डायरेक्शन ऑपोजिट आ रहा है, तो यही हमें समझना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। हम यहाँ पर फिर से देखो कैसे लिखते हैं, EMF इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। अक्सर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, एक टाइम इंटरवल दे देते हैं 0.1 सेकंड में इतना फ्लक्स चेंज हो गया। तो ऐसे केस में हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, EMF की एवरेज वैल्यू हम निकाल सकते हैं। किस तरीके से? वो होता था माइनस ऑफ ∆φ/ΔT। इस पे बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है। क्या है वो इम्पॉर्टेंट चीज़? कि भाई हमारे पास जो फ्लक्स होता है B.A के बराबर, या फिर आप इसको BA cos थीटा लिख सकते हो, है ना, BA cos थीटा। क्वेश्चंस देखो कैसे पूछे जाते हैं, कभी बोलेंगे B की वैल्यू चेंज हो रही है, कभी बोलते हैं A की वैल्यू चेंज हो रही है, एरिया चेंज हो रहा है। नहीं, मान लो कोई रेडियस है एक तरीके से, रिंग का रेडियस छोटा होता जा रहा है, लूप छोटा होता जा रहा है। या फिर ऐसे बोल देंगे कि हमारे पास ये जो लूप था अब वो बाहर निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो हमारे लिए फ्लक्स के लिए तो एरिया उस एरिया को कंसिडर करते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है। या फिर थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड उस दिशा में है, हमारे पास एरिया ऐसे है, तो पूरा का पूरा भी फ्लक्स होगा, और एरिया को घुमा दोगे तो फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो थीटा के कारण भी हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो हमारे पास 3 तरीके के क्वेश्चंस का यहाँ पे स्कोप बनता है, और सारे क्वेश्चंस हम देख लेंगे। An 800 turn coil of effective area इतना is kept perpendicular to a magnetic field इतने टेस्ला when the plane of coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axis in 0.1 second the EMF induced in the coil will be। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास इस तरीके से ये रखी हुई है क्या परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास एक डिस्क है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी कि आप देखोगे दोनों का ये जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है दोनों सेम डायरेक्शन में, या कह सकता हूँ पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड उसको क्रॉस करके जा रहा है। तो हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अच्छा, EMF की वैल्यू कितनी होती है वो इस बार कहलाएगी ∆φ/ΔT। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। और यहाँ पे देखो मैंने गलत लिखा है फॉर्मूला। कैसे गलत लिखा है? हमेशा याद रखना फॉर्मूले में माइनस होता है। ठीक है, चलो ठीक है, वैल्यूज याद रखते हैं। हमारे पास पता है कि मेरे पास फ्लक्स फाइनल की जो वैल्यू हो जाएगी, फ्लक्स फाइनल की वैल्यू होने वाली है 0, क्योंकि उस वक्त हमारे पास 90 डिग्री उसको घुमा दिया है। फ्लक्स जो इनिशियल था, इनिशियल फ्लक्स कितना है? पूरा का पूरा हमारे पास N × एरिया × B। इस तरीके से मैं लिखूँगा। नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स जितने होते हैं वो भी मल्टीप्लाई होता है। ऑलराइट, यहाँ से इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है मेरे पास 800 मल्टीप्लाइड बाई 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 5 × 10⁻⁻5। यहाँ से देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 × 25 आ जाता है मेरे पास, × 10⁻⁻5 विच इज़ इक्वल टू 8 × 25 होता है 200। 200 में से मैं इसको लिख दूंगा 2 × 10⁻⁻3, इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू हो जाएगी दिस इज इक्वल टू माइनस ∆φ की जो वैल्यू है वो आ जाती है मेरे पास 2 × 10⁻3 डिवाइडेड बाई समय कितना लगा है 0.1, तो इसकी वैल्यू आ जाती है -2 × 10⁻2 वोल्ट विच इज़ इक्वल टू 0.02 वोल्ट। अच्छा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की यहाँ पर बात कर लिया, नहीं तो एक्चुअली हमारे पास जो आंसर है उसमें एक माइनस भी होना चाहिए। An electron moves on a straight line path xy as shown। ठीक है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। The ABCD is coil adjacent to path of electron। Alright, what will be the direction of current if any induced in the coil। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे पास यहाँ से करंट इस तरीके से जा रहा है, 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 इस तरीके से जा रहा है। करंट नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो फॉर टाइम बिंग मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से इस तरीके से करंट, अगर मैं करंट की बात करूँ, क्योंकि करंट पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को बोलते हैं,
अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो यानी पॉजिटिव चार्ज, उसका इक्विवेलेंट मैं समझ सकता हूँ कि भाई करंट इस तरफ होगा। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या होता है, करंट जब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होगा उस वक्त तो इसमें फ्लक्स की वैल्यू 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही दूर है, उसका तो असर ही नहीं है यहाँ पे। फिर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पास होगा तो उस वक्त मैं बोलूँगा यहाँ पे कुछ करंट है, उसका मतलब हमारे पास यहाँ पे अब ये वायर से कारण यहाँ से कुछ इसमें फ्लक्स जाने वाला है इस तरीके से। ऑलराइट, बहुत ही अच्छी बात है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से उधर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन फिर उधर निकल जाएगा तो फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि भाई वो इनफाइनाइट डिस्टेंस में फिर चला गया। तो अगर मैं इस डिस्क की बात करूँ, यहाँ पर अगर कभी करंट होता है तो इसके कारण देखो यहाँ पर ऐसे हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, है ना, इस तरीके से ऐसे, क्योंकि हमारे पास करंट का जो डायरेक्शन है आई इस तरफ है। ओके, पहले फ्लक्स की वैल्यू 0 थी, जिस वक्त इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी फ्लक्स की वैल्यू 0 है। इलेक्ट्रॉन पास आता है तो फिर फ्लक्स की वैल्यू कुछ फाइनाइट हो जाती है, फाइनाइट। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन एट माइनस इन्फिनिटी या फिर ठीक है इन्फिनिटी लिख देते हैं, फ्लक्स की वैल्यू फिर से 0 हो जाती है। तो फ्लक्स पहले बढ़ता है फिर वापस कम हो जाता है, या फिर फ्लक्स अगर नेगेटिव होना है तो पहले कम होता है फिर वापस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर फ्लक्स का जो चेंज हो रहा है कभी वो पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। और यहाँ पर इसीलिए हमारे पास ऑप्शन डी बन जाता है करेक्ट आंसर। द करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास्ट द कॉइल। फ्लक्स एंड चार्ज, मान लो हमारे पास इस तरीके से कोई रिंग है और लूप हो सकता है, कोई भी लूप हो सकता है, इसमें हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो उसमें कुछ ईएमएफ जनरेट होएगा। ईएमएफ की वैल्यू जाती है -d∅/dt। अच्छा, ईएमएफ को ही हम लिख सकते हैं I टाइम्स R के वो बराबर होता है। यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं इस तरीके से लिख दूंगा d∅ अब देखो रेजिस्टेंस जो भी होगा उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, रेजिस्टेंस इंटू I dt इस तरीके से लिख दूंगा। दोनों जगह यहाँ पर मैं इंटीग्रेट करूंगा, माइनस भी लगा हुआ है, तो मेरे पास एक वैल्यू हो जाती है, क्या आ जाता है, चेंज इन फ्लक्स टोटल जितना होने वाला है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात कर लो, चलो माइनस लगा रहने तो इसकी वैल्यू जाती है R टाइम्स I dt। क्या होता है I dt, बेसिकली आप इसको लग सकते हो I की वैल्यू ही होती है dq/dt मल्टीप्लाइड बाई dt है, ये दोनों कट जाते हैं तो इंटीग्रल में हमारे पास सिर्फ बचता है dq। बेसिकली मेरे पास पता चलता है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है ना। यहाँ पर अगर कुछ फ्लक्स चेंज होता है तो उसके रिलेटिवली हम बोलते हैं कि इसमें कुछ करंट आया होगा, करंट आया होगा तो इवेंचुअली कुछ ना कुछ चार्ज का फ्लो हुआ होगा। टोटल चार्ज कितना फ्लो हो गया देखो वो यहाँ से पता चल जाता है। हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाए, मैग्नीट्यूड, तो हम बोल सकते हैं भाई जो चार्ज फ्लो होता है उसकी वैल्यू होती है ΔΦ चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई R, जहाँ पर R रेडियस होता है, रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस ना, रेजिस्टेंस ऑफ द लूप या जो भी हमारे पास चीज़ है। बहुत ही अच्छा सा ही सवाल है, लूप या फिर सर्किट लिख लो उसको, सर्किट ज़्यादा बेटर रहेगा। और क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आ गया यहाँ पे हमें समझ में नहीं आता, अच्छा फ्लक्स की वैल्यू में धीरे धीरे चेंज करूँगा लेकिन इनिशियल और फाइनल फ्लक्स की वैल्यू सेम है तो भी फ्लो ऑफ चार्ज उतना आता है, तुरंत फ्लक्स को चेंज करोगे तो भी हमारे पास जो फ्लो ऑफ चार्ज आया वो उतना ही आता है। तो इस पर बेस बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब बहुत ही कॉमन ये सवाल आते हैं इस पर। A long solenoid of diameter 0.1 meter has 2 × 10⁴ turns per meter. At the center of the solenoid, a coil of 100 turns in radius इतने मीटर is placed with its axis coinciding with the solenoid axis. अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे पास अंदर में इस तरीके से एक कॉइल रखी हुई है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स हमें कुछ दिए हुए हैं और बाहर इस तरीके से एक दूसरी सोलेनॉइड है ऐसे। तो ये सोलेनॉइड के अंदर है, इसका मतलब सोलेनॉइड में कुछ करंट होगा, उसके कारण यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आ जाएगा B। क्या मुझे इस मैग्नेटिक फील्ड को निकालना आता है? यस, मुझे पता है B की जो वैल्यू होती है वो होती है μ0 NI के बराबर। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया और देखो वो उसके दोनों, इसका जो एरिया है वो कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे इसी डायरेक्शन में, है ना, एरिया वेक्टर, बेसिकली वो पूरे के पूरे फील्ड लाइंस उसको क्रॉस करके जा रही हैं। फ्लक्स की वैल्यू मैं सीधे सीधे बता सकता हूँ, फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, अंदर वाले का कुछ एरिया होगा, फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है हमारे पास NAB, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फ्लक्स की वैल्यू हम पता कर सकते हैं। ओके,
द करंट इन द सोलेनॉइड रिड्यूसेस एट ए कांस्टेंट रेट टू 0 एम्पियर फ्रॉम 4 एम्पियर। तो इनिशियली इसमें कुछ करंट था, उसके बाद फाइनली करंट की वैल्यू 0 कर दी गई है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ फ्लक्स की वैल्यू NAB से हमारे पास फाइनली फिर 0 हो जाएगी, क्योंकि करंट की वैल्यू 0 हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ही 0 होने वाला है। ओके, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज इतना, द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम इज। तो हमें चार्ज की वैल्यू पता करनी है भाई, इसमें से टोटल चार्ज कितना निकला होगा। बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करते हैं कैसे आया। देखो हमारे पास जो चार्ज फ्लो होगा उसकी वैल्यू हो जाती है चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर। चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू मुझे पता है इतनी, यही मेरे पास चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू है। डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कर देंगे तो इसको मुझे करना है NAB डिवाइडेड बाय R, और हमारे पास B की जो वैल्यू है वो होती है μ0 NI। तो हमारे पास वैल्यू आने वाली है NA इंटू μ0 NI डिवाइडेड बाई R। चलो अब वैल्यूज़ रखना शुरू करते हैं। देखो ध्यान से रखेंगे, बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही है। कैपिटल N क्या है, इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्न्स थी, देखो यहाँ लिखा हुआ है 100, तो ये आ जाता है मेरे पास 100 मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया कितना है। क्या मुझे इसका एरिया दिया है, नहीं, मुझे इसका रेडियस की वैल्यू दी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पाई इंटू 0.01 का स्क्वायर, इस तरीके से एरिया की वैल्यू आ गई। μ0 की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है μ0 अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻⁷। तो μ0 की जगह मैं लिख दूंगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, ओके। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर द सोलेनॉइड, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो है 2 इंटू 10⁻⁴। 2 इंटू 10⁻⁴ उसे लिख देंगे। और फिर हमारे पास है करंट कितना था भाई, इनिशियली 4 एम्पियर, यहाँ पे लिख दूंगा मैं इस तरीके से 4। डिवाइड करना है हमें रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 10 पाई स्क्वायर। बहुत ही अच्छी वैल्यू दी है रेजिस्टेंस की, क्यों, क्योंकि पाई स्क्वायर से पाई और पाई यहाँ से कट गया, ये हो गया पाई का हिसाब। अच्छा, अगर हमें यहाँ नीचे पाई स्क्वायर नहीं दिया होता, कई बार ऐसे अप्रॉक्सीमेशन किए जाते हैं कि पाई स्क्वायर की वैल्यू को आप अप्रॉक्सीमेटली 10 ले सकते हो। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, 3.14 का स्क्वायर करते हो लगभग 10 के आसपास वैल्यू आ जाती है। खैर यहाँ पे तो सारी चीज़ें क्लियर हो ही गई हैं। हमारे पास यहाँ पर से अब जो वैल्यू आ जाएगी, देखो एक मुझे 2 दिख रहा है, एक मुझे 4 दिख रहा है, और दूसरा और मुझे 4 दिख रहा है। 4 4 16, 16 इंटू 32, तो यहाँ कुछ 32 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻ समथिंग आएगी, और कोई पाई नहीं आएगा, सारे पाई कट चुके हैं। तो ऑप्शन तो मुझे पता चल गया, आंसर की वैल्यू तो बी आने वाली है। और फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो 10⁻⁻ कितनी देखनी है हमें, ये है मेरे पास 2 माइनस 1 हमारे पास हो जाता है, सिर्फ 1 बचता है। यहाँ से फिर -4 हो जाएगा, तो 1 में से -4 करोगे -3 हो गए। -3 के बाद उसमें मैं +4 कर दूंगा, तो मेरे पास अभी +1 हो जाता है। फिर उसके बाद -7 है, तो फिर -6 हो जाता है। तो सारे के सारे 10⁻⁵ मिलू करके होगा 10⁻�6 इतने कूलम। तो इसी को लिख दिया जाएगा Q = 32 माइक्रोकूलम। बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अब आ जाओ क्रैशअप लर्निंग ऐप पर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे आपको पहले तो सबसे सारी कलरफुल PDFs मिल जाएंगी, डाउनलोड कर लेना, प्रिंट करा लेना। दूसरी चीज़, स्ट्रक्चर्ड तरीके से 11th और 12th दोनों के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। साथ में बहुत सारे PYQs इंक्लूडेड हैं। इतनी ज़बरदस्त आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप एग्ज़ाम रेडी हो जाओगे। और तीसरी चीज़ ये कि भाई मेरी व्लॉगिंग सीरीज़ आ रही है, तो प्लीज़ मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। हम मिलेंगे अब फुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स में।